अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का तरनोल के मकाम पर जो जलसा था वो मनसूख होने के बाद अब कई सवालात उठ रहे हैं। आपने अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी और वो भी कई सवालात उठा रही हैं कि मुलाकात आखिर हुई कैसे, और ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस वक्त जेल से बाहर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से संजीदा नहीं है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है वो नाला नज़र आई हुकूमत से, और चंद माह अगर कहें या चंद हफ्ते कहें तो उससे कबल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, और अब भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाला नज़र आई। और कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे। अब तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 1.5 माह के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि आज वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद करने का फ़ैसला किया है, और वज़ीर आज़म ने मज़ीद इदारे बंद करने के हवाले से तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। जो वक्ती का जो मामला होगा वो भी एक अहम इशू है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। वलीद इकबाल साहब जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि मौलाना साहब के साथ आपके राब्ते मुलाकातें हो रही हैं, ये भी कहा गया कि शायद इत्तेहाद करें और मिलकर जो है वो तहरीक चलाई जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। क्या वजूहत हैं कि अभी तक वो इत्तेहाद जो है नहीं बन पा रहा? एक्चुअली जी मैं उस पर कोई ज़्यादा रोशनी डाल नहीं सकता, क्योंकि इस मामले को मैंने इसमें पर्सनली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे ख्याल असद कैसर साहब हैं और एक कुछ और लीडर्स हैं हमारे जो उसमें डील कर रहे हैं ज़्यादा। ये आज मेरे इल्म में नहीं है कोई ख़ास डेवलपमेंट हुई है कि आज ज़्यादा इस मौजू को तवज्जो मिल गई है, लेकिन तकरीबन फरवरी के इलेक्शन के बाद से हमारी उनसे मुलाकातें वक्तन फ़वक्तन होती रही हैं। और उनको भी कुछ शिकायत है हमारे जैसी जो अमल हुआ 8 फरवरी को। और वो शिकायत जो है जिस हद तक हमारे उनसे बेतहाशा इख्तलाफात हैं भी और रहे भी हैं, और शायद आगे आने वाले वक्त में भी रहें, लेकिन अगर एक इस इतने अहम मामले पर अगर हमारी और उनकी एक आवाज़ हो, और ये ऐसा मामला है जिस पे दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स ने, दुनिया भर की, सिर्फ हमने ही चिराग तले अंधेरा, हमारे इदारों ही के, हमारे आईनी इदारे हों या दीगर इदारे हों, इलेक्शन कमीशन हो, वो चिराग तले अंधेरा या पट्टी बंदी हुई है उनको। मतलब ये अभी तक इतने उस पर सवालात उठे हैं जो इंटरनेशनली उठाए गए हैं। उन्होंने जो जवाब उन्होंने मतलब मीडिया को मुखातिब तक करने की जहमत नहीं की। वली साहब, मुल्क में कौन से इंतखाबात हैं जिन पर सवालात नहीं उठे? हाँ तो नहीं तो इस पे आपका सर फखर से बुलंद होता है। नहीं, आप मुझे तलाई तमगा पहनाएंगे अरशद नदीम की तरह, अपने आप को पहनाएंगे कि जी कौन सा इलेक्शन होता है इसलिए हम बड़े महान हैं। बड़े शर्म से हमारे सर झुकने चाहिए, हमारे आंसू बने। सर वो सवाल ये बात करते हुए बहुत जिल्लत की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और ये कि आप उसको ऐसे कह रहे हैं। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा, आप कानून साज, मैं मजम्मत करता हूं जितनी बारी मर्जी इस तरह हो। वली साहब, आप कानून साज रहे हैं, आप सेनेटर रहे हैं, आप जो लॉ कमेटियां थी उनमें इलेक्शन एक्ट के बिल्स आए। सवाल ये था कि मुल्क में ये अफसोसनाक बात है कि जो भी इंतखाबात हुए उन पर सवालात उठे हैं। तहरीक इंसाफ अब भी ऐवान के अंदर है। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी आप उस कमेटी का हिस्सा थे, आप सेनेट में अभी अपोजिशन लीडर आपका है, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं इलेक्शन कमेटियों में होने के बावजूद दूर क्यों नहीं हो रहे? सर मैं आपको बताता हूं जी, जब हमारी हुकूमत थी और जब हम बिल्स लेके आ रहे थे जी, और मैं उन कमेटीज में मौजूद था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर, इन दोनों में वो बिल्स आए। सही है। कौन से मामलात पे थे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। हम ये महसूस करते थे, आज भी महसूस करते हैं, यकीन रखते हैं इस बात में कि वो ऐसी असल धांधली पाकिस्तान में जो होती है वो 5 बजे के बाद शुरू होती है। ये सबको पता है। और ये होती है कि रात के 1 बजे कुछ और रिजल्ट है, सुबह उठते हैं तो कोई और रिजल्ट आया होता है। ये एक बटन दबाते हैं 5 बजे, और 6 बजे से पहले रिजल्ट सामने आ जाता है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हमने तो ये किया था। हमने उसके अलावा ये किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वोट का इख्तियार दिया था, उनका तरीक़ेकार बनाने की कोशिश की। ये पीडीएम गवर्नमेंट जैसे ही आई उन्होंने उसका कला कामा कर दिया, बिकॉज ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ इंतखाब हो ही ना।
और फिर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी आपने देखी है। मेरे ख्याल में अगर दुनिया की कभी कोई आके सर्वेज हो और रेटिंग दी जाए ना, तो पाकिस्तान को जो 193 मुल्कों में या 170 मुल्कों में से 165वीं पोजीशन मिलती है, 168वीं पोजीशन मिलती है, वो इधर इस मामले में भी मिलेगी। सही, बड़े अफसोस के साथ। लेकिन वली साहब, फिर इलेक्शन कमीशन पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आपको याद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम का ऐलान किसने किया था? बहुत बड़ी गलती थी जी, आप लोगों ने किया? बिल्कुल की थी, बहुत बड़ी गलती की थी जी। अल्लाह ताला दोबारा ऐसी गलती ना करवाए हमसे। दबाव भी किया था? ये मैं नहीं जानता जी, लेकिन मेरे ख्याल खान साहब का रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है कि जनरल बाजवा के मशवरे पे किया था। कि आपको याद नहीं है? हाँ, ऐसी बात थी। लेकिन ऐलान श्री मज़ारी साहिबा ने किया था। जिसने भी किया मैंने नहीं किया था। हाँ। और अच्छी बात है मैंने नहीं किया। अच्छा, लेकिन अब वली साहब, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जलसा मनसूख होने के बाद जो सवालात उठ रहे हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? बतौर पार्टी वर्कर कहें, पार्टी लीडर कहें, आपको भी कोई मायूसी हुई कि कल जलसा होना था, तमाम वर्कर्स को कहा गया कि पहुंचे और एंड टाइम पे कैंसिल हो गया? जी, मायूसी वर्कर्स को तो बहुत हुई है, और मुझे यकीनन उस तरह की मायूसी ज़रूर हुई होती अगर मैं भी अपनी जेब से बहुत से पैसे खर्च के, बहुत सी मुश्किलें झेल कर आधा रास्ता पहुंच गया होता, या वहाँ पहुंच के एक रात पहले सो गया होता। मैंने वो उस किस्म की मैंने वो जोशो जज्बा नहीं दिखाया। हाँ। और मैं सैकड़ों लोगों ने इस तरह किया है, और वो सब जो हैं बहुत उससे मायूस हैं। मैं उसके बारे में कुछ मतलब मिले जुले जज्बात रखता हूँ। मायूसी का एक, देखिए, मायूसी के लफ्ज़ को मैं अवॉइड इसलिए करूँगा क्योंकि उससे पहले आप अपनी जो रियासत है उसकी कार्रवाई को देखें। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये पूरा एक चेन है, ये पूरा एक तसलसल है कि कानून और आइन और अदालती अहकामात जो हैं उनकी फर्माबरदारी जो है वो इस डिक्शनरी के अंदर से निकलती जा रही है और निकल चुकी हुई है। सही। और इसकी एक मिसाल थी ना वो। देखिए, बहुत सारी चीजें आप अपनी जगह रख लें। आप ये देख लें कि जी एनओसी दिया, अदालत के हिदायत पे दिया, और आखिरी दिन उसको विड्रॉ कर लिया। हाँ। विड्रॉ कर लिया। लोग जो निकले हुए थे, कई, आज मैं किसी को मिला हूं, आज मैं क्योंकि इस्लामाबाद में हूं, कल मैं नहीं आया क्योंकि रास्ते बंद थे, लेकिन कल कोई आया है जिससे आज मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हमको 16 घंटे लगे हैं इस्लामाबाद आने में, लाहौर। हाँ। ये हाल था, रास्ते बंद किए हुए थे। और ये बात एक और मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि आपके किसी और सेगमेंट में कोई और आएगा, वो पहले से मैं उनको आपको तैयारी कर दूं। ठीक है। आपको और नाजरीन की भी। वो कहेंगे कि जी ये इन्होंने मनसूख इसलिए किया कि जी ये लोग ही नहीं इनसे इकट्ठे हो रहे थे। और भाईजान, हमसे अगर लोग नहीं इकट्ठे हो सकते तो तुम हमको रोकते क्यों? करने दो, हम एक्सपोज हो जाएंगे। क्यों टेरर लगाते हो? क्यों एनओसीज वापस कर लेते हो? क्यों पुलिस की नफरी भेज देते हो हर एक के घरों में और दरवाजे तोड़ते हैं और दीवारें फैलाते हैं? अगर हमसे बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते तो क्यों इतने खौफजदा हो? क्यों रोकते? लेकिन वली साहब, आपने अलीमा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, आपको भी लगता है कि जेल से बाहर जो क़यादत है वो शायद संजीदा नहीं है खान साहब को बाहर लाने में, जो होना बतौर वकील? आप वकील जी, भी मैं आपको नहीं, देखें, या तो मुझे एक एक तफसील का बराह रास्त पता हो, मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है एज तर्जुमान के पार्टी के, मतलब मैं किसी छोटी मोटी ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने कहीं व्हाट्सएप से ले ली है। वो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमें ब्रीफिंग मिलती है, हम अपने नैरेटिव को, अपने बयानिए को तश्कील देते हैं डेली बेसिस पे तकरीबन, सिवाय शायद संडे के, और सब पार्टीज ये करती हैं। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि ये मीटिंग खान साहब ने तलब किया था इन लीडर्स को। अच्छा। अडियाला जी। यस। अब वो किस तरह ये मुलाकात मुमकिन हुई, अब ये मैं कौन कह सकता हूँ कि कहूँ कि ये झूठ है या सच है? मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है ना। अच्छा। कि खान साहब ने वो मीटिंग तलब की थी। यस, सुबह के 7:30 बजे थी, क्योंकि मैं अब ये कयास कर सकता हूँ कि उन्होंने महसूस किया कि ये बहुत अर्जेंट है। उन्होंने जेल हुकाम से कहा कि जी मुझे ये मीटिंग करनी है और ये अर्जेंसी है और मैं ये समझता हूँ। और खान साहब के कहने पे तो उनके बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, तो ये मुलाकातें फिर कैसे हो? क्योंकि वो बेटों से मुलाकात को वो किसी और तरह से ट्रीट करते हैं हमारे अथॉरिटीज़। और ये कि जी मुझे महसूस हो रहा है, खान साहब अगर कहें कि मुझे महसूस हो रहा है कि जी एक बहुत बड़ा ख़तरा है लाहक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को और उनके कारकुनान को, और एक बहुत ज़्यादा इंतशार की कैफियत हो सकती है और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और मैं उससे रोकने के लिए ये करना चाह रहा हूँ और आप मुझे जल्द मुलाकात करवा दें। उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ ने अपने सुपीरियर से इजाज़त लेके सुबह सवेरे मुलाकात करा दी। अब ये है, और ये उनका ना, तो पहली बात कि उन्होंने तलब किया इस मीटिंग को, और यस इसमें कुछ सवालिया निशान, मैं इनकार नहीं करता, उठते हैं, और मैं जितने शोज़ पे गया हूँ यही उठ रहे हैं कि जी ये कैसे इजाज़त मिल गई? 3-3 घंटे हमारे सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन इंतज़ार करते रहते हैं धूप में
वकला करते रहते हैं इंतजार। मैं भी कई दफा किया हूं और इंतजार किया अडियाला के बाहर और बारी नहीं आई, या इजाजत नहीं मिली 4 घंटे 5 घंटे। तो बहरहाल कोई सिचुएशन ऐसी थी। दूसरा ये कि फिर उन्होंने ये हुक्म दिया कि जी इस जलसे को मुलतवी कर दिया जाए, और उसकी जो सरे फहरिस्त वजह बयान की गई वो यही थी कि वो खत्म नबूवत का हसास और अहम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और उधर एक रेड जोन में अलहदा से एक सिलसिला है, वहाँ एक क्लैश हो सकता है। और उसकी सूरत में, और ये वैसे एक अहम मामला है, हम कोई ऐसा करें, किसी ऐसी सरगर्मी में शरीक हों जिसमें तसादुम हो, जिसमें आमना सामना रियासत का और शहरियों का हो, और ऐसे अहम और हसास मामले से तवज्जो डाइवर्ट हो। और वैसे ही देखें जी, पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान की बुरी चीज होती है उसका मलबा पीटीआई पे जाता है, पीटीआई पे सारा मलबा जाना था, और फिर ऐसे हसास मामले का मलबा आए तो उसके वैसे ही हमारे लोग इतने जज्बाती हैं इस मामले में। हाँ, वली साहब अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वली साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने सवाल भी किया कि बतौर वकील जो अलीमा साहिबा सवाल उठा रही हैं कि शायद क़यादत संजीदा ही नहीं है खान साहब को बाहर लाने में, जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, बतौर वकील आप देख रहे हैं कि वाकई संजीदा है क़यादत जो जेल से बाहर है? देखें जी, ये मैं बतौर वकील के, अब 2 अलग मामला हैं। हाँ। एक पॉलिटिकल सवाल है, एक पेशा वराना सवाल है। अच्छा, मैं पेशा वराना सवाल का आपको बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो खान साहब की लीगल टीम और उनकी बेगम साहिबा की जो लीगल टीम है वो बहुत काबिल और बहुत होनहार जो लॉयर्स हैं, मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, और जो सही हिकमत अमली बनाने वाले हैं। और मैं ख्याल सर फहरिस्त उनमें मेरे ही दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं। सलमान सफ्तर उनका नाम है, बैरिस्टर, थरो प्रोफेशनल। मैं नहीं समझता कि अलीमा खानम साहिबा को, खान साहब को, बुशरा बीबी को और मुझको बतौर एक उनके साथी के इन वकला की किसी अहलियत के अंदर किसी किस्म की कोई शक व शुबा हो या शिकायत हो। और मैं समझता हूँ, आप देख नहीं रहे कि शिकायत तो है ना? नहीं, वकला से बिल्कुल नहीं। वो यही सवाल उठा रही हैं कि कुछ कर नहीं रहे आप उनको बाहर लाने में। नहीं, वकला अदालतों में केस लड़ रहे हैं। हमारा निज़ाम अदल जो है उसका आपको इल्म है, उसमें कितना टाइम लगता है और फिर उसमें नुक्स किस तरह के हैं। लेकिन बावजूद इसके इस वक्त खान साहब पे और बुशरा बीबी पे एक भी कन्विक्शन नहीं है, सब सेट असाइड हो गई हैं। और फिर ये देख लें कि नीचे की अदालत से किसी को क्या रिलीफ मिलनी को, बिकॉज सब ये महसूस करते हैं कि जी पिस्तौल की नाली उनकी कनपट्टी के ऊपर होती है और इस तरह फैसले होते हैं। जिस तरह फरवरी में इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले 3 यके बाद दीगरे फैसले आए 3 दिनों में। फिर आपने देख लिया आगे अपील में क्या हाल हुआ। तो इसी तरह नैब की जो 343वीं मीटिंग के मिनट्स थे, जब निचली अदालत नहीं इजाजत दे रही थी, तो फिर अपील करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो ऑर्डर्स ले लिए। तो ये स्किल का पता लगता है लॉयर्स की। सो लॉयर्स ने तो तमाम केसेस क्लियर करवा लिए हैं, लेकिन यहां आपने देख लिया है कि ये भी एक पाकिस्तान की तारीख की एक अनोखी जो चाल जो लोग चलते हैं। रियासत किस तरह 10 केस किसी पे खत्म होते हैं तो 11वां बन जाता है। लेकिन खान साहब पे तो 200 केस हैं। तो ये देख लें, और सारे फ्रिवलस। आपकी जाती राय जानने सारी अब ये पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकली अब मैं ऑफ कोर्स मैं फ्रंट लाइंस पे तो हूं एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। मैं टॉप लीडरशिप का तो हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मैं तो पीटीआई के इलेक्शन कमीशन का हिस्सा था। मैं तो देख रहा हूं करीबी से और गौर से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब क्या करती है। हमने जो इंतखाब कराए थे पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उनके बारे में, और फिर आगे देखते हैं कि आगे आला अदालतों में हमें क्या वहां से रिलीफ मिलती है। बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने इतना लटका कि अब पता नहीं कब फैसला करना है। नहीं, लेकिन आपकी जाती राय, जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई पार्टी क़यादत का फुकदान है इस वक्त जो बाहर है, या तब्दील होनी चाहिए? मैं जरूरी नहीं है कि ये कहूँगा आप पार्टी क़यादत का फुकदान, अगर मैं कहूँ कि है भी तो इस हद तक है कि जब एक पार्टी के चेयरमैन और बानी इमरान खान जैसी शख्सियत हो और वो महदूद या वो कन्फाइनमेंट में हो और कैद में हो और वो उसकी क़यादत को खुद ना कर सकते हो, तो अब आप देखें कि एक तरफ वो हमालिया की चोटी है और दूसरी तरफ मरगला की पहाड़ियां हैं, तो इतना फासला तो इन दोनों में होता ही है। तो इस हद तक तो फुकदान को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि उनके स्टेचर का कोई शख्स तो नहीं है। उसके अलावा उनके जो नायब आप समझ लें शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, वो भी जेल में हैं। और फिर और काफ़ी दीगर तजर्बेकार और पुराने हमारे साथी मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा,
एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो ये देखिए इतने मेजर हमारे लीडरशिप। और बहुत ज्यादा लोग कुछ उंगलियां उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कल से पंजाब की उसकी कारकर्दगी पे, क्योंकि ये जलसा भी पंजाब ही में था ना, तो पंजाबी की लीडरशिप में गिनवाई है आपको कि ये पंजाब की लीडरशिप कोई फ्रंट, हमाद अजहर जो है वो अंडरग्राउंड है या वो नहीं। क्यों इस्तीफा दिया सर उन्होंने? जी वो इस्तीफा, वो उनको बुला के पूछे जी, वो देखे ना हर एक को अपनी अपनी कोई ना कोई होती है शिकायत के जी, तंजीम में किसी एक शख्स को जो है किसी दूसरे पे तरजीह दिया जाना, या ये एक शिकायत, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये काफी लोग इस बात पे कुछ नाराज और नाला हैं, वो जायज़ हो या नाजायज़ हो उस पर कमेंट नहीं करता, कि जी खान साहब तक जिनकी रसाई है वो बहुत सी चीज़ें खान साहब से मंसूब करके उनके ऊपर फैसले करवा लेते हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हो या सही हो या सदाकत पर मबनी हो, ये इल्ज़ाम है। सर एक आखिरी सवाल, आज खान साहब ने भी जो गुफ्तगू की है कि जब भी मुस्लिम लीग नून को ये इल्म होता है कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात होती है तो वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, क्या वाकई आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते हैं, या आप समझते हैं कि आपके कुछ रहनुमा राब्ते में हैं उनके साथ? हाँ जी, मैं अगेन किसी चीज़ के बारे में अगर मुझे बराह रास्त कोई नॉलेज ना हो तो मैं उसकी तस्दीक या तर्जुमान तो मैं उसकी तस्दीक या उसकी नफ़ी नहीं, हमारे तर्जुमानों की मीटिंग्स में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा। अलबत्ता इस बात की मैं मुसलसल तायीद करूँगा कि इमरान खान साहब ही मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और M2M इन सियासी जमातों से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं उस सारी खुली वारदात की, बेनिफिशरीज हैं जो 8 फरवरी को हुई। अलबत्ता जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान में दो ही इस वक्त रियलिटीज हैं, एक तरफ PTI और खान साहब और उनकी पॉपुलैरिटी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, और एक ने दूसरे को एक्नॉलेज किया तो उसमें तो बतौर तर्जुमान आप समझते हैं उन्हीं से बात होनी चाहिए? बिल्कुल जी। और खान साहब ये कहते हैं तो मैं बतौर तर्जुमान उससे आपके ख्याल से इख्तलाफ करूंगा? नहीं सर, कभी कभी आप कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हम सियासी जमातों के साथ बैठेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा ये। नहीं, PTI कहती है सर हम सियासी जमातों के साथ भी बैठेंगे और बैठे भी हुए हैं। पाकिस्तान क्या वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में 6 जमातें हैं ना, BNP है और वो PKMAP है, और अब हो सकता है JUI भी आ जाए, JUIF। तो जिस हद तक हम ख्याल हैं तो इवन मौलाना साहब से भी हम जो है ऑन बोर्ड ले आएंगे। चलें ठीक है वली साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वलीद इकबाल साहब की आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। खुशामदीद नाज़रीन, वलीद इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमें स्टूडियो में अब ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हाल ही में उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, फिर एक मरतबा फिर जो है वो कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बतौर इत्तेहादी जमात उनके, और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? क्या यकीन दहानी करवाई गई है कल? गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अभी एक मीटिंग रहती है जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, वो इतवार वाले दिन लाहौर में होगी 5 तारीख को। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात देखें इत्तेहादियों के एक दूसरे के साथ होते हैं, और ये कुछ तो पब्लिक नॉलेज भी है कि ऑब्वियसली इत्तेहादी होने के नाते गो के पंजाब में शायद इतना उनका इतनी सीट्स नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं तो फिर ओवरऑल इत्तेहादी हैं। तो उनकी एक जो कह लें डिमांड है, मैं तो उसको डिमांड ही कहूँगा कि पंजाब में उनको उसी तरह जिस तरह हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट वहीं पे वैसी ही हो। कुछ क्योंकि ऑन ग्राउंड भी चीज़ें देखनी होती हैं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ से शायद इंश्योर करना चाह रहे हैं कि पंजाब में एक कोई इंग्रेस उनकी हो और उनको कोई वे इन मिले, ताकि वो अपना सियासी जो कैपिटल है या सियासी बेस जो है उसको मजबूत कर सकें और फैला सकें या बढ़ा सकें। हैविंग सेड दैट, वहाँ पे क्योंकि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और मेजॉरिटी हम मेजर एक पार्टी हैं, और पंजाब में जिस तरह सिंध में वो क्लेम करते हैं कि सिंध हमारी बेस है, तो पंजाब ऑब्वियसली हमारी बेस है। उस पे एक सियासी मामलात भी आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो जायज़ डिमांड्स और काफ़ी हद तक हो भी चुकी हैं। जिस तरह आप कह लें कि कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो कि हमने पब्लिक नॉलेज है, मानी भी हैं, गवर्नर पंजाब को देख लें, उसके अलावा दीगर
कुछ ऐसी अहम तकरीरें थी वो पीपल्स पार्टी की ही कहने पे हुई हैं और उन्हीं की एज पार्ट ऑफ तो मतलब इसमें परेशानी वाली बात परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हमारे इत्तेहादी और हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, अब जो इजलास होना था इस वीक वो हमने सुना है कि पीर के रोज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। उस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि हुकूमत शायद कोई अहम कानून साजी करने जा रही है, अहम बिल्स ला रही है। क्या एजेंडा है, क्या लाने जा रहे हैं? देखिए, पहली तो बात है जो इस हफ्ते होनी थी वो, क्योंकि स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब अभी मुल्क में मौजूद नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो इस वजह से इजलास कॉल नहीं हो सका। बिल्कुल सोमवार को इजलास कॉल हो जाएगा और हो रहा है, और उसमें कुछ अहम नुकात हैं। मैं ज़्यादा तो आपके नाजरीन को नहीं उसमें कोई पर्दा जो है उठा सकता है इस तमाम तर मामले से, लेकिन अहम कानून साजी है और क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत भी है। अच्छा। और उस हवाले से तो इतना यही कहूँगा कि सोमवार वाले दिन जब टेबल होगा बिल तो आप देखेंगे, तो हम सबको वहाँ होना चाहिए आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कि आप सबको होना चाहिए, बिलखुसूस जितने भी सहाफ़ी भाई हैं और मीडिया के जितने भी हमारे पर्सन हैं उनको होना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, हम सुन रहे हैं कि शायद हुकूमत अभी भी आईनी तरमीम का इरादा रखती है, फिर वो नंबर कैसे मुकम्मल होंगे या क्या है? क्या वाकई आईनी तरमीम ज़ेर गौर है अभी भी? वो तमाम तर चीज़ें 2/3 मेजॉरिटी पे डिपेंड करती हैं, और वो 2/3 मेजॉरिटी जो है फिल वक्त मामलात इस तरह के हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, एक हमारी तरफ से हमने उसमें जो एक फर्दर क्लैरिफिकेशन थी कानून में वहाँ पे दी है, और जैसे ही उसका कोई डिटेल डिसीजन आता है फिर उसके हवाले से ही अगला लाहे-अमल इख्तियार होता है। हर हुकूमत की, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, कोई भी हुकूमत वक्त होती है, अगर वो समझती है कि कानून में और आइन में बेहतरी लाई जाए तो उसमें वो कानून साजी करती है, और करनी भी चाहिए हर हुकूमत को, क्योंकि अकले कुल तो कोई भी नहीं होता, और अगर हम कहें कि हम अकले कुल हैं तो हम भी अकले कुल नहीं हैं। जो हमारी एक विजडम के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक जो हम समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के और उस कौम के फ़ायदे में है, हम उस चीज़ को ऑब्वियसली ला रहे हैं। और अगर कोई आके समझता है हमारे बाद कि शायद ये उस हवाले से या उनकी जो जिस सोच से ये किया गया वो शायद उन हालात में बेनिफिशियल नहीं, तो वो उसको तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, अभी जो पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ और उस हवाले से जो कहा जा रहा है कि आज़म स्वाति साहब की अडियाला जेल में मुलाकात कैसे हुई? पंजाब में आपकी हुकूमत है, अडियाला जो है वो पंजाब के हुकूमत के अंडर ही आता है, ये मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि जो सहूलतकार हैं वो तो खबरें भी आ रही हैं कि उनको पकड़ा जा रहा है, तो आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप बताएंगे कि क्या हुआ? गुरमानी साहब, थोड़ा सा ये बताऊं कि एक, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं कि हालात कैसे हैं मुल्क के, ये मेरे से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आज भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ रहीम यार खान का, आपके सामने है, कच्चे का जो एरिया, वहाँ पे जिस तरह एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी, यहाँ पे भी हमें बड़ी इत्तलात थी कि कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी और एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में ऑलरेडी मजहबी जमातों का एहतजाज चल रहा था। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस जो था उसकी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हवाले से सारा ब्लेम गेम, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी एक अनटूवर्ड सिचुएशन होती तो तमाम तर जिम्मेदारी इस एक सियासी जमात पे आती, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो जाती तो हमने इनको पहले वार्न किया। हमने कहा कि हम ऑन रिकॉर्ड हैं, हम हुकूमत ने अपनी अंडरटेकिंग दी है हाई कोर्ट में भी, और हम अबाइड बाय करते हैं, लेकिन हमारी आपसे ये एक हम आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं और बता रहे हैं कि एनओसी हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत का अख्तियार है, और कैंसिल करने की वजूहात ये हैं। लेकिन उसमें अगर आप फिर भी कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, वो आपको आड़े हाथों लिया जाएगा। और यही हुआ कि उनकी आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की, और उन्होंने इस चीज़ को समझा, बेहतर समझा कि इसको कॉल ऑफ नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब, सवाल ये है कि फिर खान साहब के साथ मुलाकात कैसे हो गई? जी मैं आ रहा हूँ। उनको बताया गया, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की इत्तलात हैं। उन्होंने फिर रिकन्फर्म किया और उन्होंने कहा हाँ, मेरी भी इत्तलात के मुताबिक यही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से और कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से, तो ये मैच कर रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने रिकन्फर्म करने के लिए आज़म स्वाति से मुलाकात की ख्वाहिश की और फिर मुलाकात करवा दी गई। किसने करवाई मुलाकात? साहब की फरमाइश पे मुलाकातें करवा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो हालात इस तरह थे
कि उनकी वो मुलाकात अगर रीचेकिंग करना चाहते थे वो या रिकॉन्फर्मेशन लेना चाहते थे तो उसमें कोई तो हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने असिस्ट किया कि ठीक है मुलाकात कर लें। जी, मैं कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं था और वो मुलाकात अगर हुई इन हालात में, क्योंकि ये हालात ऐसी एक नॉवल सिचुएशन थी, एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसके ऊपर उनकी मुलाकात अगर रिकॉन्फर्मेशन के लिए और उनको कोई यकीन दहानी के लिए एक अपनी पार्टी के मेंबर से मिलना था और पूछना था और रिकन्फर्म करना था कि वाकई हालात इस तरह हुकूमत ने असिस्ट किया तो हम ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन अब जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्या बतौर कानूनदान आप भी देख रहे हैं कि खान साहब का आने वाले दिनों में शायद मिलिट्री ट्रायल हो? जी बिल्कुल, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि ये तमाम तर मामला 9 मई वाला जो है, क्योंकि इसका इतलाक तो आर्मी एक्ट का होता है और आर्मी तंसीबात पे जब आपने हमला किया, जब आपने आपकी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे धावा बोला, जब वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जहाँ वहाँ पे आपने उसको नजर आतिश किया, ये तमाम तर चीज़ें आपके एक्ट्स हैं जो आपने किए और आपने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया और आपने वहाँ पे पूरा इस चीज़ को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया और इंस्ट्रक्शंस दी और बताया। ये पहले प्री मेडिटेटेड था, ये प्री प्लान्ड था। ये अगर कोई कहे कि किसी का 8 मई को दिल किया या 9 मई को सुबह उठ के दिल किया तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ये एक बड़े पैमाने पे था, पूरे मुल्क के अंदर था। ये किसी एक, अगर बिलफर्ज गुरमानी साहब मान लिया जाए कि सिर्फ एक GHQ के बाहर होता तो फिर भी एक रीजनेबल प्रूडेंट माइंड मान सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे और बड़े शॉर्ट टाइम में शायद इन्होंने प्लान कर दिया। लेकिन मियाँ वाली, और उसके बाद आप देखें फैसलाबाद, उसके बाद आप देखें GHQ, फिर आप देखें लाहौर, फिर आप देखें दीगर जो पेशावर में और उसके अलावा पूरे मुल्क में, मतलब ओवरऑल एक मुनज़्ज़म तरीके से जब तक ना किया गया हो तो ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता इसको बिल्कुल लास्ट मिनट या 11th आवर पे करने के लिए। और उसके बाद जहाँ पे आपने बात की मिलिट्री कोर्ट्स की, बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री जो कोर्ट्स में है इसका ट्रायल हो, और उसकी वजह ये है क्योंकि ये आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। और इसमें सबसे मज़े की आपको बात बताऊं कि जो कानूनी प्रोविज़न है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इसकी फिर अपील, अगर वहाँ से ये कन्विक्ट हो गए तो फिर इसकी अपील जो है शायद हाई कोर्ट जाएगी। ऐसा कतन नहीं है, वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगी। यही तो एक अभाम है। अच्छा। देखें, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मैंने देखा, जब आर्मी एक्ट का इतलाक होता है तो फिर उनका अपना एक मैकेनिज़्म है और उस मैकेनिज़्म में फिर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है इसकी अपील भी फिर कोर्ट ऑफ अपील उनका अपने ही अंदर एक्ट के अंदर मैकेनिज्म है और उनके अपने ही कोर्ट के हैं, वो बनाते हैं उसकी कोर्ट ऑफ अपील को। और फिर उसका अख्तियार जो है एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो मर्सी अपील होती है, फाइनल लास्ट रिजॉर्ट, वो आर्मी चीफ साहब के पास भी है और प्रेसिडेंट के पास भी है। उसका मर्सी अपील का अख्तियार, जिसे कहते हैं कि माफ़ी की जो दरख्वास्त होती है और रहम की अपील जिसे आम जबान में कहा जाता है। एक बात ज़रूर है कि हाई कोर्ट जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो जुडिशल रिव्यू के तहत है। वो हो कि अगर कोरम नॉन जुडिस हो, कि अगर उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी या उनका ये केस बनता ही नहीं था या कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स उनके ब्रीच हुए तो फिर हाई कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी बड़ी लिमिटेड एक्सेप्शंस हैं 199 और सब आर्टिकल 5 में, क्योंकि आर्म फोर्सेस या उनसे मुतल्लिक केसेस हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन में वो मुश्किल होता है लेके जाना। लेकिन अब जो PTI ने ऐलान कर रखा है कि शायद 8 सितंबर को वो जलसा करेंगे, तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि उनको जलसे की इजाज़त दी जाएगी? हमने तो फौरी इजाज़त दे दी, उसी वक्त ही इजाज़त दे दी। हुकूमत का तो इरादा है, हुकूमत की नीयत भी साफ है। हुकूमत तो चाहती है कि ये करें एहतजाज। कल जो अपने वर्कर्स की 5-5 हज़ार रुपए कीमत जिन्होंने लगाई और जिस तरह इश्तियाल अंगेजी दिलवा के और कहा कि किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता और जलसा तो होगा, और तमाम छोटे से लेके बड़े PTI के या SIC के जितने भी लीडरान थे, उन सब ने कहा कि जलसा तो हर कीमत पे होगा। लेकिन जहां पे आपने देखा कि जलसा गाह पे, मतलब ठीक है कि एक सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से एक NOC कैंसिल हुई, ये लोग फिर भी पहुंचे वहां पे, कुछ लोग इनके जो थे, और वहां पे जो लोग बड़े शौक से पहुंचे उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। और कुछ को जो है 5-5 हज़ार रुपये उनकी कीमत लगा के, क्या 28 साल जद्दोजहद की ये 5 हज़ार रुपये कीमत है? क्या एक वर्कर की इतनी ही औकात है कि उसको 5 हज़ार रुपये दे के उसका मुंह बंद कर दिया जाए? वहां पे लोगों ने, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह इनको आड़े हाथों लिया और इनको कहा कि आइंदा हमारे से तवक्को मत रखें। 5,000 आपके मुताबिक इसलिए तकसीम किए गए ताकि कारकुनान खामोश रहें? मैं कहूँ कि बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि
पाकिस्तानी अवाम को अपने दाल दलिए से मतलब है, पाकिस्तानी अवाम को अपने रोटी और कपड़े से और बिजली के बिलों से और महंगाई कम होने से मकसद है। और उनका मतलब है, ये उनका मकसद, ये मतलब नहीं है ना, ये उससे कोई सरोकार है कि कौन कितना बड़ा खान है जो अडयाला में बैठा है, या कितने बड़े कोई जो मामलात हैं, इस तरह उनका ना इससे कोई सरोकार है, ना उनसे कोई लेना देना है। उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें मुल्क में महंगाई ख़त्म चाहिए, और जिसके लिए हुकूमत बेहतरीन कोशिशें कर रही है और रोज़ आए कोशिशें कर रही है और महंगाई में कमी लेके आई है। हाँ। तो इसमें सिंपल इतनी सी बात मैं आपको कहूँगा कि उन वर्कर्स की जो वीडियोस हैं वो उठा के देख लें। 8 तारीख को मेरा नहीं ख्याल कि ये बामुश्किल कोई लोग अपने उस जलसे में लेके आ सके, क्योंकि ये एक नहीं, ये 2 नहीं, ये तीसरी दफ़ा हो रहा है। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप तीसरी दफ़ा हमारा एनओसी जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, हमें जलसा करने नहीं दिया जा रहा। इनकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान भी कहे तो जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो ये बताएं कि ये करना क्या चाह रहे हैं। हाँ। ये फिर एक 9 मई वाली ऐसी सिचुएशन लाना चाह रहे हैं। वहां पे आप देखें डंडे, लाठियां, रॉड्स, उसके साथ इन्होंने जो पूरे बैग्स लेके आए थे, उसके साथ ये मोबाइल चार्जर्स, फिर मास्क और पता नहीं क्या क्या लेके आए हुए थे। और वहां पे पूरा साजो सामान अपनी रात गुजर बसर करने के लिए, मतलब ये तमाम तर इनके जो मामलात थे, इन्होंने तमाम तर तैयारी के साथ आए थे। ये किसी जलसे के लिए नहीं आए थे, ये इंतशार फैलाने आए थे, ये धरने के लिए आए थे। हाँ। जो असल इनका मकसद है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी माजरत के साथ कोई इतना अच्छा नहीं। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक आखिरी सवाल के खान साहब का अगर बयान आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी मुस्लिम लीग नून ये महसूस करती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है तो मुस्लिम लीग नून परेशान हो जाती है। क्या वाकई आपके इल्म में है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और नून लीग परेशानी का शिकार है? देखो, इसमें 2 बातें हैं। हाँ। गुरमानी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहली बात है कि अगर वाकईतन इनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो फिर उस बयानी का क्या करें जो ये अवाम को उनका पेट भर रहे हैं जिस बयानिए से। हाँ। और अपने इदारों के ख़िलाफ़ पूरी अवाम को, पूरी कौम को ये इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाने पे लगे हुए, उस बयानी का क्या किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि ये कहने की तो बात बिल्कुल जो है अवाम की कंजम्पशन के लिए तो शायद हो सकता है कि आप सब्र रखें, इत्मीनान रखें, हमारी बातचीत हो रही है। मेरे इल्म में नहीं है और मैं नहीं समझता कि इनकी किसी लेवल पे कोई बात हो रही है। अगर ऐसी बात होती तो एक रीसेंट वाक़या मैं बता दूं कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि इनका ट्रायल जो फायज साहब का है, जनरल फैज साहब का, इनका ट्रायल ओपन ट्रायल होना चाहिए, और सिक्योरिटी ज़राए से जवाब आया, ये तमाम तर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया, ऑन रिकॉर्ड है जी। और उसी टाइम फिल फॉर जवाब आया, उन्होंने कहा कि आप इत्मीनान रखें, आपको ओपन ही होगा। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट से इनकी बात नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ है जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं, और इसमें कोई सदाकत नहीं है। चलें ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपने नाज़रीन बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मामले पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर वलीद इकबाल साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो कल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हमारे सामने आ रहे थे, और कल बिलाखिर वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने उनसे मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। अब हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी मुलाकात है जो वज़ीर आज़म से हुई है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या जो हुकूमत बनने के वक्त मुआहदा हुआ था, क्या अब भी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात के बाद भी हुकूमत संजीदा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद किया जाए, या उस पर वाकई अमल दरामद नहीं हो रहा? इस मामले पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। सर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि हाल ही में ये शायद मुख्तसर अरसे के बाद ये दूसरी मुलाकात है जो पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म से की है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और क्या अब आपके तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर हो गए हैं कल की मुलाकात के बाद? देखें, बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम 2 मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातें हैं। हम सारे अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में कतन ये नहीं चाहती कि हमारे हुजम से ज़्यादा हमें कुछ दिया जाए, लेकिन हम ये यकीनन चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ जहाँ पे नुमाइंदगी है उनको उनका
पूरा हक मिलना चाहिए। हम डेवलपमेंट में अपना हक चाहते हैं, हमें हिस्सा मिलना चाहिए। हम गवर्नेंस के हवाले से चाहते हैं कि जो हमारी चीजें हैं वो उनको भी साथ लेके चला जाए। हम हरगिज ये नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के ऑफिसर्स आप तैनात कर दें या लगाएं। पीपल्स पार्टी की ये कतई डिमांड नहीं है, और मैंने कई जगह पे ये देखा और सुना कि जी पीपल्स पार्टी शायद चाहती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी लगाई जाए, जो कि हमारी है ही नहीं। हम तो 40-45 साल से पंजाब के अंदर हैं ही ऑपोजिशन में, हमने कौन सी ब्यूरोक्रेसी लगवा लेनी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, पीपल्स पार्टी को उसका जो इज्जत एहतराम है वो हमें मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, और हम कुछ भी नहीं चाहते। हसन हसन मुर्तज़ा साहब, क्या पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है इस वक्त? देखें, ये कोई ऐसे टारगेट करके नहीं होती ये, लेकिन ये विक्टिमाइजेशन ही है कि जहाँ पे मैं में बैठा हूँ और मेरे लोगों को इंसाफ ना मिल रहा हो, तो वो विक्टिमाइजेशन में ही आता है। क्योंकि मेरे से जो जीता हुआ होगा वो यकीनन हुकूमती हिस्सा होगा, और वो अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए मेरे लोगों के साथ वो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी होगी। क्यों मेरे लोगों का हक नहीं है कि उनको डेवलपमेंट दी जाए, उनकी गली नाली उनकी भी बने। बदकिस्मती है उनकी कि यहाँ लेजिस्लेटिव जो है वो गली कूचे बनवाने की हद तक ही रह गए हैं। तो क्यों ना हम उसमें ये कहें कि हम भी हक बजाते हैं यार, कि हमारी डेवलपमेंट भी साथ हो। हम इत्तेहादी हुकूमत है ना, हमने ये बर्डन शेयरिंग करनी है। आज के जो मुश्किल फैसले हैं वो चाहे उनकी मफाद में ही हो, लेकिन उनका जो बर्डन आना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर इत्तेहादियों पे भी तो आना है। तो हम कहते हैं अगर वो लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया बिजली के फी यूनिट में 14 रुपए रिलीफ देने का, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने उसकी तशहीर की, क्या पीपल्स पार्टी को इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? यकीनन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये जो शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो इतना 50-60 अरब रुपया हमने जाया करना है सिर्फ 2 महीने के लिए और एक तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए, तो ये ज्यादती है। हम समझते हैं कि हमारे 20-22 हजार मेगावाट्स जो है वो लाइन लॉसेस की नजर हो रहे हैं, और लाइन लॉसेस सिर्फ चोरी नहीं है, वहां पे लाइन लॉसेस हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना बोसीदा और पुराना हो चुका है कि उसकी वजह से भी वो है। हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ये 50-60 अरब रुपया लगाएं, और जो हमें वहां से सेविंग हो लाइन लॉसेस की, वो भी तो हमारा फायदा है। हम कहते हैं कि इंडस्ट्री चलाई जाए, ताकि जो कैपेसिटी चार्जेस या पेमेंट्स के नाम पे हम पैसा दे रहे हैं, हमारी अगर इंडस्ट्री चलेगी तो वो बर्डन जो आज सिर्फ और सिर्फ वो डोमेस्टिक पे और आम आदमी पे पड़ रहा है, वो हमारी इंडस्ट्री चलने से उसकी खपत बढ़ेगी। ठीक है, और लेकिन हसन बिल्कुल सूरत में सामने, तो ये सारी चीजें बिल्कुल। हसन मुर्तज़ा साहब, एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि अब आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने खदशात भी रख रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है कि अगर आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये मुआहदा जो हुआ हुकूमत के साथ, उस पर इन केस अगर नहीं होता अमल दरामद, तो फिर पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें, ये तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ज्यादती है। इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं वो कोई भी एक जमात नहीं कर सकती। अगर हम PMLN का साथ छोड़ते हैं तो हम तो मुल्क का नुकसान करेंगे, और यही एक चीज जो है वो PMLN को शायद सपोर्ट करती है, और PMLN ये समझती है कि ये इस मजबूरी, ये पैट्रियट्स हैं, हमने हमेशा सियासत जो की है वो मुल्क के लिए की है। 2008 से 13 तक जो तमाम मुश्किल फैसले थे पीपल्स पार्टी ने वो अकेले अपने सर लिए, और जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी अनपॉपुलर हुई। आज हम फिर यही कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि PMLN जो है वो कमजोर हो, या PMLN की वजह से मुल्क कमजोर हो। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर हम मुश्किल फैसलों में साथ हैं तो फिर हमें क्रेडिट भी जाए तो वो भी हम शेयर करें ना। वो अब ये देखें, जो बिजली का रिलीफ दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब जी उन्होंने ये कर दिया। भाई क्या कर दिया उन्होंने? कौन सा तीर मार दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के तशहीरी में उन्होंने चल रहे हैं, इतनी महंगी कैंपेन्स लगी हुई हैं, क्या जरूरत है उनकी?
2 महीने के बाद तो फिर हमने वही रो रहे होंगे कि बिजली जी महंगी हो, और उस पर जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी सर्दी आ जाएगी, बिजली की खपत कम हो जाएगी। भाई बिजली की खपत कम होगी तो क्या उस वक्त जो आप सोलर से एनर्जी ले रहे हैं वो कहाँ जाएगी? और पीपल्स पार्टी जो है वो तो क्लीन बिजली प्रोवाइड कर रही है नेशनल ग्रिड को थर्कोल से, कोई उसको कोई क्रेडिट नहीं जा रहा जी। चलें ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कल जो बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।